अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस में हमारे पास पता है क्या होता है। लेट्स सपोज ये एक मेरा ब्लड वेसल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना पैथोलॉजिकली कोई क्लॉट बन गया, पैथोलॉजिकली, ठीक है, पैथोलॉजिकली क्लॉट बन गया, ठीक है। अब ये क्यों बना है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखना है, और इससे होगा क्या ये हम लोगों ने देखना है, ठीक है। पैथोलॉजिकल क्लॉट फॉर्मेशन इज थ्रोम्बोसिस। ओके, अच्छा, पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरवेस्कुलर ब्लड क्लॉट, ठीक हो गया, कैन अकर इन एन आर्टरी और इन वेन, ठीक है। ये आर्टरी में और वेन में हमारे पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन लोकेशन इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीवीटी। हमारे पास जो डीप वेन्स होती है ना हमारी, लेट्स सपोज ये लेग है, ठीक है। अब इसमें ये नी है, ठीक है। अब ये नी के नीचे हमारे पास जो डीप वेन्स है ना, डीप वेन्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती है, थ्रोम्बोसिस, जिसे हम लोग कहते हैं डीवीटी। क्या कहते हैं, डीवीटी, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोकेशन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग बिलो द नी, ठीक हो गया। उसके बाद करेक्टराइज बाय लाइन ऑफ सैन। अच्छा अजी, अब हम लोगों को ना होता पता क्या है कि जिस वक्त ना एक पेशेंट है जिसकी वफ़ात हो गई, ठीक है, मर गया, एक बंदा मार जाता है ना, तो उसका जो सारा का सारा ब्लड है, ठीक है, सारा का सारा ब्लड वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है। क्या कर जाता है, क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है पूरे के पूरे ब्लड में। तो अब अगर हम लोगों ने, एक पेशेंट है वो मर गया, हम लोगों ने पता लगाना था कि वो मरा किस तरह है, और लेकिन उसकी तो पूरे के पूरे ब्लड में क्लॉटिंग हो गई है। अब हम लोगों, उसके दिल में भी क्लॉटिंग हो गई है, सारे के सारे जो खून उसके दिल में था उसकी कोरोनरी आर्टरी में भी हो गई है। अब अगर वो बंदा हार्ट अटैक से मरा है, लेट्स सपोज ये उसकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हार्ट है उसकी कोरोनरी आर्टरी, इसमें अगर किसी किस्म का थ्रोम्बोसिस हुआ था और उस वजह से उस पेशेंट की डेथ हुई है, तो हम लोग को इस थ्रोम्बस का कैसे पता चलेगा। यहाँ पे भी क्लॉट है, लेकिन अब मरने के बाद तो सारे ब्लड में क्लॉटिंग हो गई है। तो हम लोग को पता चलेगा लाइन ऑफ जहान से, लाइन ऑफ जहान, समझ लगी ना, कि मतलब पूरे बॉडी का ब्लड क्लॉट हो गया आफ्टर डेथ, क्योंकि वो स्टेबल स्टैटिक हो गया ना, रुक गया तो क्लॉट कर गया। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसकी बंदे की डेथ हार्ट में किसी किस्म के क्लॉट की वजह से हुई थी। हम लोग उसके हार्ट में क्या करेंगे, चेक करेंगे उसके ब्लड को, और अगर उसके क्लॉट के अंदर लाइन ऑफ जहन है तो इसका मतलब है कि वो क्या थी हमारे पास, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अच्छा, अब लाइन ऑफ जहन क्या है, ये जो क्लॉट है ना, इसके अंदर इस तरह करके ना लाइंस होती हैं। अब ये क्या इस तरह की लाइंस हैं कि लेट्स सपोज ये जो है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर बी सीज, यहाँ पे भी क्या है, आर बी सीज, यहाँ पे भी क्या है, आर बी सीज, यहाँ पे भी क्या है, आर बी सीज, और यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स। तो इस तरह से लाइंस बन गई हैं, ये, और यहाँ पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो ये यहाँ पे देखो इस तरह करके है। अब इसमें हमारे पास जो है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है ना, इसमें क्या मौजूद है हमारे पास, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बिन, और ये जो बाकी एरिया है इसमें दरमियान में ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जहाँ पे मौजूद है ना, जिस क्लॉटिंग के अंदर, जिस क्लॉट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या क्लॉट है, थ्रोम्बस, ठीक हो गया। अच्छा, अब और ये क्या अटैच होगा किसके साथ, वेसल वॉल के साथ, ये वेसल वॉल के साथ अटैच है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लॉट हो गया, ठीक है, ये वेसल वॉल के साथ अटैच है, लेकिन मरने के बाद जब ब्लड क्लॉट होगा तो सारा का सारा ब्लड क्लॉट होगा, कोई ऐसा नहीं है कि वो ब्लड क्लॉट जो है वो वॉल के साथ अटैच है, ठीक हो गया। समझ लगी, दो फीचर्स, एक ये कि इस
क्लॉट के अंदर क्या मौजूद होंगी, लाइन ऑफ जहन, क्या मौजूद होगी, लाइन ऑफ जहन। और दूसरा हमारे पास ये क्लॉट अटैच होगा वेसल वॉल के साथ, ना कि इस तरह करके कहीं पे भी मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये रीड कर लेते हैं। Characterized by line of Zehen, alternating lines of platelet, fibrin and RBCs, attachment to vessel wall, both features distinguish thrombus from post-mortem clot. Post-mortem मतलब post after mortem death. Three major risk factors of thrombosis: disruption in blood flow, endothelial cell damage and hypercoagulable state. अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो थ्रोम्बोसिस हुई है ना, ये थ्रोम्बस बना है, इसके बनने की 3 मेजर वजह हैं। ठीक है, 3 मेजर वजह। अब वो क्या हैं कि हमारे पास नंबर 1, ये ब्लड जो है ना हमारे पास इस तरह फ़्लो करता है। अगर किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन हो गई है इसके फ़्लो के अंदर, कोई मसला आ गया यहाँ पे और टेढ़ा मेढ़ा ब्लड फ़्लो कर रहा है, तो उससे नंबर 1 हमारे पास ब्लड क्लॉट बन सकता है। नंबर 2, हमारे पास कोई एंडोथीलियल लेयर होती है ना, यहाँ पे ये एंडोथीलियल लेयर, ठीक है, एंडोथीलियल लेयर, अगर इस ये डैमेज हो गई है, कहीं से डैमेज हो गई है, उससे हमारे पास ब्लड क्लॉट बन सकता है। नंबर 3, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं। नंबर 1 के नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो गया। नंबर 2, एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो गई है। अच्छा, नंबर 1, डिस्ट्रप्शन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो। जो मैंने बोला कि नॉर्मली ब्लड ऐसे लेमिनर फ्लो कर रहा होता है, अगर कोई मसला आ गया उसमें। स्टेसिस एंड टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो। स्टेसिस मतलब रुक जाना, ब्लड कहीं पर रुक गया है, और टर्बुलेंस मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा ब्लड फ्लो करना। Of blood flow increases the risk of thrombosis. Blood flow is normally continuous and laminar, keeps platelets and factors dispersed and inactivated. हमारे पास ब्लड फ्लो जब कंटिन्यूस है और लेमिनर है, मतलब ब्लड फ्लो जो है ये लेमिनर है और कंटिन्यूस है, तो प्लेटलेट्स कहीं पे ना रुक के एग्रीगेट नहीं करते। ठीक है, कीप्स द प्लेटलेट्स एंड फैक्टर्स फ्रॉम डिस्पर्स एंड इनएक्टिवेटेड, इसको इनएक्टिवेटेड रखते हैं। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है डिस्रप्शन की, इमोबिलाइजेशन। अब एक कोई बंदा है, वो अगर बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया, ठीक है, अब वो बिल्कुल बेड पे आ गया, वो चल फिर नहीं रहा, उसकी टांगों में क्या खून प्रॉपर मूव करेगा? नहीं, फ्लो ऑफ ब्लड ही डिसरप्ट हो जाएगा, उसकी लेग्स में डीवीटी हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नंबर 2, कार्डिक वॉल डिसफंक्शन। अब हमारे पास कार्डिक वॉल, ये हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप होता है तो वो प्रॉपर कंटिन्यूस लेमिनर फॉर्म में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई मसला हो गया, ब्लड प्रॉपरली पंप ही नहीं हो रहा, प्रॉपरली मूव ही नहीं कर रहा, सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो ब्लड तो कहीं पे रुक सकता है। ब्लड रुक सकता है तो स्टेसिस हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है हमारे पास? थ्रोम्बोसिस। नंबर 3, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म हम आगे भी पढ़ेंगे। एन्यूरिज्म एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बीमारी है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ना, ये जो वॉल है ना, ठीक है, ब्लड वेसल जो होते हैं ना, इसकी वॉल होती है ये, ठीक है, ये ना बहुत वीक हो जाती है। अब वीक हो के ना ये इस तरह हो जाती है, ठीक है, बलून लाइक डायलेटेशन इज एन्यूरिज्म। ये ब्लड वैसे तो इस तरह फ्लो कर रहा था, ठीक है, अब ये क्या हुआ है देखते हैं। नॉर्मली ये एक ब्लड वेसल थी मेरी, ठीक है, अब इसमें एन्यूरिज्म की वजह से ना इस तरह से हो गया है ब्लड। अब जो ब्लड पहले इस तरह फ्लो कर रहा था, वो इस तरह नहीं कर रहा। अब ये तो नॉर्मल जो लेमिनर फ्लो था वो तो डिस्टर्ब हो गया, तो इससे ब्लड क्लॉट हो सकता है। अच्छा, अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिसरप्शन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो। अब सेकंड नंबर पे मसला है हमारे पास क्या? एंडोथीलियल सेल डैमेज। अच्छा, अब ना पढ़ाऊँगा मैं बाद में, पहले कान खोल के सुनना है कि हमारे पास एंडोथीलियल सेल करता क्या है नॉर्मली, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होने दे रहा एंडोथीलियल सेल। ये है मेरे पास ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये क्या है? एंडोथीलियल सेल्स। अब ये एंडोथीलियल सेल्स ना, नंबर 1
यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब एंडोथेलियल कोलेजन, ठीक है। उसको कवर किस तरह किया हुआ है, किसने किया हुआ है, मतलब ये अगर इसको मैं डाइसेक्शन इस तरह से, ये है ना, अगर इसको इस तरह कर दूँ तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। नंबर 1 ये हमारे पास, मेरे पास क्या है, सब एंडोथेलियल कोलेजन, इसको कवर किया हुआ है एंडोथेलियल सेल ने, ठीक है ना, इसको कवर किया हुआ है, तो एक्सपोज नहीं होने दे रहा, नॉट एक्सपोजिंग सब एंडोथेलियल कोलेजन टू ब्लड। ब्लड जब सब एंडोथेलियल कोलेजन से एक्सपोज होगा तो क्लॉटिंग होगी, ठीक है। नंबर 1 तो ये हो गया फिजिकल बैरियर। अब नंबर 2 ये क्या करता है, एंडोथेलियल सेल्स जो है ना, ये रिलीज करते हैं हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन जो कि है PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। नंबर 2 ये रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ये हमारे पास कराती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, डायलेशन नंबर 1। नंबर 2 ये करवाती है डीएक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो मेरे पास प्लेटलेट्स को डीएक्टिवेट कर रही है और वेजो डायलेशन करा रही है। अगर कहीं पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फिर तो मसला हो सकता है ना, लेकिन ये प्रॉपर क्या कर रही है, वेजो डायलेशन करा रही है ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, ठीक है। एक ये हो गया काम। नंबर 1 फिजिकल बैरियर, नंबर 2 प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नंबर 3 ये रिलीज़ करती है एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने हेपरिन का जिक्र किया था कि हेपरिन क्या कर रहा था। हेपरिन हमारे पास कर रहा था फैक्टर नंबर, नहीं, ये हमारे पास क्या कर रहा था, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट। अब जब एंटी थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा है, नाम से पता चल रहा है थ्रोम्बिन का डीएक्टिवेटर, तो ये क्या कर रहा था, डीएक्टिवेट थ्रोम्बिन। तो हमारे पास जो है हेपरिन क्या कर रहा था, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट, एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन को डीएक्टिवेट। अब जब थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट हो रहा है तो क्या हमारे पास कोएगुलेशन होगी, क्लॉट बनेगा, नहीं, कोएगुलेशन ही नहीं होगी क्योंकि थ्रोम्बिन नहीं बन रहा। थ्रोम्बिन किस वजह से नहीं बन रहा, एंटी थ्रोम्बिन 3 की वजह से। एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कौन कर रहा है, हेपरिन। तो ये तो मैंने बात की थी कि बाहर से दवाई दी हमने हेपरिन, अब बॉडी भी हमारी हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल बनाती है। अब वो काम सेम करती है, किस तरह का, हेपरिन जो करती है, मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिवेशन। एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट हुआ, थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट, थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट, कोएगुलेशन, नो कोएगुलेशन। तो इस तरह से भी इसने हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स ने कोएगुलेशन से बचाया। नंबर 1 किस तरह बचाया, फिजिकल बैरियर। नंबर 2 किस तरह बचाया कोएगुलेशन से, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर 3 हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल। अब अच्छा, चौथा काम क्या करती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की रिलीज़ करती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब अच्छा, मैंने डिसऑर्डर ऑफ फाइब्रिनोलिसिस में बताया कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या कर रहा था, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर रहा था प्लाज्मिन में। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कौन कन्वर्ट कर रहा था, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिन क्या कर रहा था, ये जाके हमारे पास फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन सब को क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, डीएक्टिवेट कर रहा था, तोड़ रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था, कौन, प्लाज्मिन। तो एक किस्म की यहाँ पे भी इसने क्लॉटिंग होने से रोक दी। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को रिलीज़ किया, उसने क्या किया, प्लाज्मिन बनाया प्लाज्मिनोजन से। प्लाज्मिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को डीएक्टिवेट और तोड़ दिया। तो क्या क्लॉटिंग होगी, नहीं होगी। एक और तरीके से एंडोथेलियल सेल ने क्लॉटिंग होने से रोक दिया। अच्छा, इसके बाद ये रिलीज़ करता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन।
थ्रोम्बोमोजुलिन। थ्रोम्बोमोजुलिन क्या करता है हमारे पास, ये जो है ना थ्रोम्बिन को मोजुलेट करता है। मोजुलेट हम लोग कहते हैं ना चेंज करना, तो हम ये इसको चेंज कर देता है किसके अंदर, प्रोटीन सी एक्टिवेटर में। प्रोटीन सी एक्टिवेटर। थ्रोम्बिन पहले क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन कर रहा था क्या, फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट फाइब्रिन में, लेकिन अब इसने क्या किया है, अब अपने आप को चेंज करके प्रोटीन सी का एक्टिवेटर बना दिया। प्रोटीन सी क्या करता है, प्रोटीन सी मैंने पहले बताया था ना लास्ट लेक्चर में, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो है ना, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या है, डी एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 5 एंड 8। कौन, सी और एस। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डीएक्टिवेट करते हैं फैक्टर 5 और 8 को। अब इसमें प्रोटीन सी जो है, ये मतलब क्या कर रहा है, फैक्टर्स को डीएक्टिवेट। इसका मतलब है कोएगुलेशन नहीं होने दे रहा प्रोटीन सी और एस भी। तो अब प्रोटीन सी जो है, इसको एक्टिवेट किसने कर दिया, थ्रोम्बोमोजुलिन ने। और ये किसने रिलीज़ किया, एंडोथेलियल सेल्स ने। एक और तरीके से एंडोथेलियल सेल्स ने हमारे पास कोएगुलेशन होने से रोक दिया। अच्छा जी, अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग। एंडोथेलियल डैमेज डिसरप्ट्स द प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। एंडोथेलियल सेल्स प्रिवेंट करते थ्रोम्बोसिस बाय सेवरल मैकेनिज्म, जो मैंने डिस्कस किया। नंबर 1, ब्लॉक्स एक्सपोजर टू सब एंडोथेलियल कोलेजन एंड अंडरलाइंग टिश्यू फैक्टर। ज़ाहिर सी बात है, एंडोथेलियल कोलेजन से और टिश्यू फैक्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने ये वाला बताया, ठीक है पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, प्रोड्यूसेस प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, वैसोडाइलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। नंबर 2 मैंने ये बताया कि वैसोडाइलेशन और प्लेटलेट्स की डीएक्टिवेशन कर रहा है और उनको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा और कोएगुलेट नहीं होने दे रहा। कौन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर 3, secretes heparin like molecule। ये क्या कर रहा है, ऑगमेंट्स मतलब एक्टिवेट्स एंटीथ्रोमिन 3। एंटीथ्रोमिन 3 क्या कर रहा है, थ्रोम्बिन की डीएक्टिवेशन, इनएक्टिवेट एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स। फिर ये मैंने जो यहाँ पे बात की, हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल, एंटीथ्रोमिन 3 डीएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन नहीं है तो क्या कोएगुलेशन होगी, नहीं। अच्छा नेक्स्ट, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजिन टू प्लाज्मिन विच क्लीव्स फाइब्रिन एंड सीरम फाइब्रिनोजिन, डिस्ट्रॉयज कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड ब्लॉक प्लेटलेट एग्रीगेशन। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, इसने क्या किया, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया। प्लाज्मिन ने क्या किया, जाके ब्रेक डाउन की किसकी, फाइब्रिनोजिन की, फाइब्रिन की, प्लेटलेट्स की और कोएगुलेशन फैक्टर्स की। फिर सिक्रीट्स थ्रोम्बोमोजुलिन। अब ये क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट्स थ्रोम्बिन टू एक्टिवेट प्रोटीन सी एंड विच इनएक्टिवेट्स प्रोटीन फैक्टर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। इसने क्या किया, थ्रोम्बोमोजुलिन ने थ्रोम्बिन को, जो कि कोएगुलेशन करवाता था, उसको चेंज कर दिया किसमें, एक्टिवेटर ऑफ प्रोटीन सी। और प्रोटीन सी कोएगुलेशन नहीं होने देता क्योंकि फैक्टर A5 और 8 की डीएक्टिवेशन कराता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है, ठीक है, और होती क्यों है। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है हमारे पास, ये लेट्स सपोज मेरे पास ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल है, तो यहाँ पे अगर फैट डेपोजिशन हो जाए, क्या, फैट डेपोजिशन, या फिर कोई प्रोटीन डेपोजिशन हो गया और एक कोई इस तरह से क्लोग बन गए यहाँ पे, ठीक है,
इस ये क्या होती है थीरोसेक्लेरोसिस, इससे हमारे पास क्या एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो सकते हैं। नंबर 2 वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन, यहाँ पे किसी किस्म की इन्फ्लामेशन होगी या उससे ही डैमेज होंगे। नंबर 3 हाई लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन। अच्छा, अब ये दोबारा से ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल समझनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, होमोसिस्टीन। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने लगा हूँ जो कि हम लोगों ने आगे पढ़नी है जिस वक्त हमने रेड ब्लड सेल्स सिंथेसिस पढ़नी है ना, रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, तब ये पढ़ेंगे हम लोग। हमारी बॉडी में ना आता है फॉलिक एसिड, और वो आते साथ ना मिथाइलेटेड हो जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। अब ये फॉलिक एसिड हम लोगों को चाहिए, तो इसको हम लोगों ने डिटैच कराना है। तो हमारे पास ना ये मिथाइल जाके अटैच हो जाता है किसके साथ, विटामिन B12 के साथ, ठीक है। अब इसके बाद ये विटामिन B12 के साथ क्या हो गया, मिथाइल बाइंड कर गया। अभी विटामिन B12 ने मज़ीद भी तो फॉलिक एसिड से मिथाइल लेना है ना, तो ये अगर अटैच रहेगा तो मज़ीद से किस तरह लेगा, तो इसको भी डिटैच कराना। तो ये मिथाइल जाके बाइंड कर जाता है हमारे पास होमोसिस्टीन के साथ, और उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, मैथियोनीन में, मैथियोनीन, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी। दोबारा से बॉडी में एंटर हुआ फॉलिक एसिड जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हमारे पास आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए। आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब बॉडी में आया तो उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब इसको हमने डिटैच कराना है कि निकले, ताकि हम फॉलिक एसिड यूज़ कर सकें बॉडी। तो ये विटामिन बी के साथ अटैच हो जाएगा। अब विटामिन बी ने मज़ीद मिथाइल्स भी तो लेने हैं, तो इस मिथाइल को डिटैच करेगा तो मज़ीद आएंगे ना, अटैच होंगे। तो ये मिथाइल जाके होमोसिस्टीन के साथ बाइंड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मैथियोनीन में। अब अगर हमारे पास फॉलिक एसिड की कमी हो जाए या विटामिन B12 की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तो क्या होमोसिस्टीन मैथियोनीन में कन्वर्ट होगा, नहीं। तो होमोसिस्टीन क्या हो जाएगा बॉडी में ज़्यादा। जब होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाए ना, तो ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स की डैमेज करवा देता है, डैमेज करवा देता है, ठीक है। होमोसिस्टीन इसकी डैमेज करा देता है, और हम लोग इसे कहते हैं होमोसिस्टीनूरिया, होमोसिस्टीन की इंक्रीज अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना सिर्फ इसी तरह होमोसिस्टीन नहीं कम होता, एक और भी मैकेनिज़्म है। उसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है सिस्टोथायोनीन बीटा सिंथेस, सिस्टोथायोनीन बीटा सिंथेस, ठीक है। अब ये सिस्टोथायोनीन बीटा सिंथेस क्या करता है हमारे पास, इसको शॉर्ट फॉर्म CBS, सिस्टोथायोनीन बीटा सिंथेस, ये हमारे पास ना होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करवाता है सिस्टोथायोनीन में, होमोसिस्टीन को कन्वर्ट कराता है सिस्टोथायोनीन में। कौन, CBS। अगर इस CBS की कमी हो जाए तो भी होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो भी होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो भी होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा। होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज। अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग। होमोसिस्टीन हाँ, हाई लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन, विटामिन B12 एंड फोलेट, फोलेट मतलब फॉलिक एसिड, रिजल्ट्स इन माइल्डली एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल, इसकी डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड जो है ना, ये सर्कुलेट्स एज मिथाइल, मतलब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, मतलब फॉलिक एसिड मिथाइल के साथ ग्रुप के साथ बाइंड किया हुआ है। मिथाइल इज ट्रांसफर टू कोबैलुमिन, मतलब विटामिन B12, और अलाउइंग दिस tetrahydrofluorate to participate in the synthesis of DNA precursors of RBCs, ठीक है। उसके बाद कोबैलामिन मतलब विटामिन B12 ट्रांसफर्स मिथाइल टू होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन रिजल्टिंग इन मैथियोनीन, मतलब होमोसिस्टीन रिजल्टिंग इन मैथियोनीन। अच्छा,
लैक ऑफ विटामिन B12 और फोलेट लीड्स टू डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ होमोसिस्टीन। अगर ये कम हो गए हैं तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और ये होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सिस्टोथायोनिन बीटा सिंथेस CBS डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन हाई होमोसिस्टीन लेवल्स। CBS जो है हमारे पास कन्वर्ट करता है होमोसिस्टीन टू सिस्टोथायोनिन। एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू बिल्डअप ऑफ होमोसिस्टीन करेक्टराइज्ड। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हम लोग देखते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, किसमें, होमोसिस्टिनूरिया के पेशेंट में। लेंस डिसलोकेशन, मतलब आंखें जो है ना, इनके अंदर जो लेंस हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ना ये लंबी लंबी हो जाती हैं, ठीक है, और स्लेंडर मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।